हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो पोर्शन हम ले रहे हैं वो रिलेटेड रहेंगे, यानी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो रिलेटेड रहेंगे गॉस थ्योरम से, फ्लक्स से एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a ball of mass 1 gram carrying a charge of 10 power minus 8 coulomb moves from point A at potential 600 to point B at potential 0. The change in its kinetic energy. तो हमसे पूछा गया, हमें गिवन है दो पार्टिकल्स, दो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट बी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल 600 वोल्ट, सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट एंड एक बॉल है जिसका मास है 1 ग्राम एंड चार्ज है 10 पावर माइनस 8, यानी चार्ज हमें पॉजिटिव गिवन है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हमें ए से बी तक लेके जाना है। ठीक है, तो जब ये चार्ज ए से बी तक जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया। ठीक बात। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप पॉइंट समझना कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, यानी अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मिलना चाहिए, यानी इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो चार्ज है ये मूव करेगा इसी डायरेक्शन में विद सम एक्सीलरेशन। इसका मतलब जब ये चार्ज पॉइंट ए से बी तक पहुंचेगा तो इसका स्पीड कुछ बढ़ चुका होगा, जिसको आप स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि के बी माइनस के ए, तो यही आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ज आप लेके जा रहे हैं 10 पावर माइनस 8 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कंसीडर करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा वी ए माइनस वी बी। कैलकुलेट किया जा सकता है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 8 600 minus 0, and on calculation we'll get 6 into 10 power minus 6 and unit रहेगा जूल। So change in kinetic energy 6 into 10 power minus 6 joule. So option C will be the correct answer. Next, a charge of 10 ESU is placed at a distance of 2 centimeter from a charge of 40 ESU and 4 centimeter from another charge of 20 ESU. यानी आपको 10 ESU चार्ज का डिस्टेंस दो अलग अलग चार्जेस से गिवन है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, आप इसको सिंगल लाइन पे मान सकते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं, है ना। हमें क्योंकि केवल डिस्टेंस गिवन है तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि चार्ज प्लेस्ड है 10 ESU और फर्स्ट चार्ज आपको गिवन है 40 ESU। 40 ESU एंड 10 ESU के बीच का डिस्टेंस कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें डिस्टेंस मिलेगा 2 सेंटीमीटर एंड सेकेंड चार्ज है 20 ESU एंड डिस्टेंस बिटवीन 20 ESU एंड 10 ESU इज 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमें गिवन एंड कैलकुलेट करने को बोला गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। कौन से चार्ज की, 10 ESU की। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। अब देखो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अगर हम इस 10 ESU चार्ज को 1 कंसीडर करें, फर्स्ट चार्ज, ठीक है, तो 40 ESU चार्ज सेकेंड मान लिया एंड 20 ESU चार्ज को थर्ड मान लिया। हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है फर्स्ट चार्ज का, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेगा U12 यानी फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज के साथ एंड U13 बिकॉज हमें पर्टिकुलर चार्ज की एनर्जी चाहिए। तो जितने भी चार्जेस अवेलेबल है 10 ESU के अलावा सबके साथ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मेट क्या है, के Q1 Q2 बाई आर हम अप्लाई कर देंगे और सारी वैल्यूज आपको सीजीएस सिस्टम में दिया है तो हम के का वैल्यू भी सीजीएस सिस्टम में रखें। तो वैल्यू ऑफ के रहेगा 1, कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दें, तो वैल्यू रहेगा के 40 ESU 10 ESU अपॉन आर, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। सेकेंड हम कंसीडर करें तो के मल्टीप्लाई बाय 20 ESU 10 ESU डिवाइड बाय 4। ठीक, के का वैल्यू 1 पुट करेंगे, रिजल्ट हमें मिलेगा 400 बाई 2, दैट मीन्स 200 प्लस 200 बाई 4 50। तो फाइनल आंसर 250 और हम डील कर रहे हैं सीजीएस में, तो हमारा आंसर आना चाहिए अर्ग में, देखो दिया भी। तो ये वैल्यू आ गई 250 अर्ग्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
क्लियर? नेक्स्ट, 2 point charges 4 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by a distance 1 meter in air. यानी दो चार्जेस हमें कंसीडर करने हैं, दो चार्ज हमने कंसीडर कर लिए, 4 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन वो हमें गिवन है 1 मीटर। नाउ हमसे पूछा गया कि व्हाट पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस एंड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, यानी इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर और दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे जीरो होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि लेट्स से दिस इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, और किसी भी एक चार्ज से आप उसका डिस्टेंस मान लें। तो अगर हम डिस्टेंस x कंसीडर करते हैं 4 माइक्रोकुलम से, तो -2 माइक्रोकुलम से डिस्टेंस कितना मिलेगा, 1 - x। ठीक, फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव है, फर्स्ट चार्ज 4 माइक्रोकुलम को हमने फर्स्ट चार्ज कंसीडर किया, और सेकंड चार्ज है आपका -2 माइक्रोकुलम। तो फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव, सेकंड चार्ज नेगेटिव। ठीक बात। तो पी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो दोनों चार्जेस के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल आपको मिल रहा है उसका सम आना चाहिए, यानी V1 + V2 आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन पी पॉइंट पे पोटेंशियल होना कितना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ओवर न्यूमेरिकल होना चाहिए 0। ठीक, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो अगर आप दोनों को सम कर दें और रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 0। तो वैल्यूज आप पुट करें। फर्स्ट चार्ज के लिए आपने लिखा के, पोटेंशियल का फॉर्मेट, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k/r। यही बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ध्यान दें। तो k, फर्स्ट चार्ज आपका 4 माइक्रोकुलम एंड सेपरेशन पॉइंट पी से रहेगा x। सेकंड चार्ज का पोटेंशियल, सेकंड चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव आना चाहिए। सो -k 2 माइक्रो डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये 1 - x, और इन दोनों का सम 0 आना चाहिए। कौन कौन सी टर्म हमें कॉमन दिख रहा है, देखो k कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट। म्यू कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट। और ये 4 और 2, तो यहाँ से 2 भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी इक्वेशन आपके पास रहेगा 2/x -1/1 - x। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस -1/x को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाए। ठीक है, सो 1/1 - x इज इक्वल टू 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो x इज इक्वल टू 2 - 2x। ठीक, सो वैल्यू रहेगा 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3 मीटर्स। और x आपने कहां से कंसीडर किया है, 4 माइक्रोकुलम से। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ द चार्ज, नहीं मिला ऑप्शन। ठीक है, सेकंड आपको दिया 1/3 मीटर फोर फ्रॉम 4 माइक्रोकुलम, लेकिन आपने x कंसीडर किया 4 माइक्रोकुलम से, और डिस्टेंस कितनी आ रही है x की, 2/3। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड आपको दिया 1/3 मीटर फ्रॉम -2 माइक्रोकुलम। तो अगर आप -2 माइक्रोकुलम से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 - x के इक्वल आना चाहिए। तो अगर आप 1 - x परफॉर्म करें, यानी 1 - 2/3, तो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 1/3। तो ये 1/3 मीटर कहां से आया, 1/3 मीटर आया फ्रॉम -2 माइक्रोकुलम। ठीक, दो चार्जेस गिवन होते हैं तो दोनों चार्जेस से डिस्टेंस आ सकती है, तो जिससे भी हमें ऑप्शन मैच कर जाए वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 1/3 मीटर फ्रॉम -2 माइक्रोकुलम। क्लियर? नेक्स्ट, a charge of 5 coulomb experience a force of 5000 न्यूटन। यानी आपको एक चार्ज दिया है जिसका वैल्यू है 5 कूलम। कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 5000 न्यूटन। ठीक है, व्हेन इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा 5 कूलम चार्ज को, और इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया 5000 न्यूटन का। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। यानी आपको यहाँ पे सेपरेशन गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर पर दो पॉइंट्स आपको दिए गए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक बात, कैसे रिलेट करें, थोड़ा सा सोचा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन से लिया जा सकता है। ठीक, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फोर्स अपॉन चार्ज से भी लिया जा सकता है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर रिलेट कर दिया जाए तो क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा, बिल्कुल। तो ध्यान दें, इन दोनों इक्वेशन को हमने रिलेट कर दिया। सो डेल्टा V बाय R इज इक्वल टू F बाय Q। तो यहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिला
F बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई आर। फोर्स कितना 5000 न्यूटन, चार्ज कितना गिवन 5 कूलम, मल्टीप्लाई सेपरेशन कितना गिवन 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर वी कैन राइट 10 पावर माइनस 2 मीटर्स, क्योंकि एसआई सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। तो वैल्यू 10 पावर माइनस 2, 5000 बाई 5000, 1000 इंटू 10 पावर माइनस 2, वैल्यू रहेगा 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आ गया 10 वोल्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Two thin wire rings, each having a radius r, placed at a distance d apart, parallel to each other, with their axis coinciding. यानी हमें दो रिंग्स गिवन, दो रिंग्स हमने बना ली, दोनों का रेडियस हमें गिवन है आर, एंड दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी, दोनों की जो एक्सिस है वो कॉन्साइड करी, यानी सेम एक्सिस पे दो रिंग्स इस तरीके से पैरेलल रखी हुई है। तो फर्स्ट रिंग का रेडियस आर, सेकंड रिंग का रेडियस आर। फर्स्ट रिंग के सेंटर को मैंने 1 कंसीडर किया, सेकंड रिंग के सेंटर को मैंने 2 कंसीडर किया। नाउ क्वेश्चन में मैं आगे गिवन है द चार्जेस ऑन द टू रिंग्स आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो फर्स्ट रिंग पे चार्ज कंसीडर किया प्लस क्यू, सेकंड रिंग पे चार्ज कंसीडर किया माइनस क्यू। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू रिंग्स, यानी दोनों रिंग्स के सेंटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो रिंग्स है 1 एंड 2। तो फर्स्ट रिंग के सेंटर को मैंने 1 कंसीडर किया, सेकंड रिंग के सेंटर को मैंने 2 कंसीडर किया, एंड न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने को बोला गया v1 माइनस v2, वैल्यू फाइंड करें। ठीक बात। तो अब पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल कैलकुलेट करने में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने भी अवेलेबल चार्जेस हैं सभी चार्जेस का इफेक्ट आना चाहिए किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल सॉल्व करते हैं। यानी अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल सॉल्व करेंगे तो प्लस क्यू एंड माइनस की दोनों का इफेक्ट आना चाहिए। सेकंड पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो अगेन प्लस क्यू एंड माइनस की दोनों का इफेक्ट आना चाहिए। और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल, और डिस्टेंस अगर सॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारे इजी है। ध्यान दें, फर्स्ट रिंग के सेंटर पे अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो फर्स्ट रिंग पे जो चार्ज है वो सर्कमफ्रेंस पर है, और सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? कैपिटल आर। तो v1 मुझे मिलेगा ड्यू टू प्लस क्यू, वैल्यू आएगा के क्यू बाई आर। एंड अगर मैं सेकेंड रिंग के सर्कमफ्रेंस से फर्स्ट रिंग के सेंटर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो वैल्यू आता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक बात। एंड चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल मुझे मिलेगा नेगेटिव के क्यू डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड रिंग के सेंटर पे अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो सेकेंड रिंग की सर्कमफ्रेंस पे जो चार्ज है माइनस क्यू, और सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक का डिस्टेंस आर, तो इफेक्ट मुझे मिलेगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस फर्स्ट रिंग पे चार्ज क्यू, एंड डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट रिंग के सर्कमफ्रेंस से सेकेंड के सेंटर तक का डिस्टेंस, अगेन वैल्यू कितना आएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, पुट कर देंगे। सो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बना हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन। अब इन दोनों को हमें माइनस करना है, वैल्यू किसका मिल जाएगा? v1 माइनस v2 का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सो v1 माइनस v2 रहेगा v1 माइनस v2, वैल्यू हमें मिलेगी पहले वैल्यू v1, सो के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस अब वैल्यू v2 कितना लिखें? सो माइनस ऑफ के क्यू बाई आर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें दिख रहा है कि 2 के क्यू बाई आर आ जाना चाहिए एंड माइनस 2 के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाना चाहिए। ठीक है, कॉमन टर्म हमें क्या दिख रहा है? कॉमन टर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 के क्यू, और के को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन हमें मिलेगा q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि k को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिसे आप पुट करेंगे रिजल्ट आया q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन, एंड रिजल्ट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर। देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है डी। क्लियर?
ठीक, नेक्स्ट में two charged particles having charges 1 microcoulomb and minus 1 microcoulomb and mass 50 gram each are held at rest while their separation is 2 meter. ठीक है, now the charges are released. Find the speed of the particle when their separation is 1 meter. पॉइंट समझना, एक अच्छा न्यूमेरिकल, ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में हमें गिवन है कि जो दो पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, दोनों का वैल्यू सेम है, एक 1 माइक्रोकुलाम, सेकेंड -1 माइक्रोकुलाम, दोनों इनिशियली किस पर हैं, रेस्ट कंडीशन पर हैं। ठीक है, दोनों इनिशियली रेस्ट कंडीशन पर हैं एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2 मीटर। दोनों के मास भी हमें गिवन है 50 ग्राम, न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे। अब आपको बोला गया नाउ द चार्जेस आर रिलीज्ड, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन देयर सेपरेशन इज 1 मीटर। ठीक है, अब इस सिचुएशन से इन दोनों को रिलीज कर दिया गया। ठीक, अब रिलीज करने के बाद सेकेंड कंडीशन क्या बनी, रिलीज करने के बाद सेकेंड कंडीशन रही कि 1 माइक्रोकुलाम -1 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्शन का रहेगा, यानी दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी टुवर्ड्स ईच अदर आनी चाहिए। एंड जब सेपरेशन इन दोनों के बीच में रह गया 1 मीटर, एट दैट इंस्टेंट हमें स्पीड कैलकुलेट करना है। ये बात समझे। तो यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है, दो डायग्राम आप बना सकते हैं। यह रही आपकी इनिशियल कंडीशन एंड दिस वन इज फाइनल कंडीशन। ठीक बात। नाउ ध्यान से सुनना, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? तो एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं कि K इनिशियल प्लस U इनिशियल यानी काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट कंडीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट कंडीशन is equal to kinetic energy in second condition plus potential energy in second condition। बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट कंडीशन कितना, दोनों पार्टिकल रेस्ट पर, हेल्ड एट रेस्ट, यानी दोनों का स्पीड, इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है 0। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू आपको मिलेगा के 1 माइक्रो, सेकेंड चार्ज -1 माइक्रो, सेपरेशन 2। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल के कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अभी बाद में इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं किस तरीके से। प्लस सेकेंड कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डिस्टेंस अब है 1 मीटर। सो वैल्यू आप लिखोगे के Q1, इसको आप K2 ही लिखें ताकि ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड -1 माइक्रो डिवाइड बाय 1। क्या यहां से सेकेंड कंडीशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है? ठीक है, ये जो टर्म है आप इसको इधर सेंड करें तो वैल्यू आपको मिलेगा के माइक्रो स्क्वायर माइनस के माइक्रो स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, और के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, माइक्रो स्क्वायर 10 पावर -12 एंड बाई 2, ये रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। ठीक, तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेकेंड कंडीशन में टोटल एनर्जी कितनी आ रही है वो आप सॉल्व कर चुके हैं। वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर -3 बाई 2, या आप इसको 4.3 इंटू 10 पावर -3 भी लिख सकते हैं, सॉरी 4.5 इंटू 10 पावर -3 जूल, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ठीक, सेकेंड हमें दिया है कि जो दोनों पार्टिकल्स है वो 50 ग्राम ईच। ठीक, मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, तो हम यहां पर अप्लाई करें मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, तो आप ये बोलें कि दोनों पार्टिकल का मोमेंटम वो कंजर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकेंड पार्टिकल, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। पार्टिकल्स की हम बात करें, दोनों पार्टिकल का मोमेंट कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आंसर आता है, लीनियर मोमेंटम आंसर आता है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। अगर दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है, दोनों पार्टिकल का अगर मास सेम है, फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल दोनों का मास अगर सेम है, तो इनको काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट जो मिल रहा है वो भी आपको, काइनेटिक एनर्जी जो कंपोनेंट मिल रहा है वो कंपोनेंट भी सिमिलर मिलना चाहिए। m2 बाई m1, दोनों का मास हमें गिवन है 50 ग्राम 50 ग्राम, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1:1
1:1 यानी हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो जाएगी। तो किसी भी एक पार्टिकल के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इस किसी भी एक पार्टिकल की K1 के लिए कैलकुलेट करूँ या K2 के लिए कैलकुलेट करूँ, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी की हाफ होनी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर और के फाइनल वो आपने सॉल्व किया 4.5 इंटू 10⁻³ बाई 2, ठीक। तो ये बाई 2 कैंसिल आउट। मास कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 50 डिवाइड बाई 1000 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ ठीक बात, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो वी स्क्वायर आपको मिलेगा 4.5 डिवाइड बाय 50, ठीक। सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है? देखो 45/5 होता है 9 एंड 2 पॉइंट्स मिलेगा तो 0.09 स्क्वायर रूट लेंगे, सो वैल्यू आपको मिलेगा 0.3 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों पार्टिकल्स की स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। अब ऑप्शन हम चेक करें तो सी ऑप्शन में आपको दिया है 3/10 मीटर पर सेकेंड, जो रिप्रेजेंट करता है 0.3 मीटर पर सेकेंड को। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ध्यान रखें, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों में अप्लाई करना होता है। एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है, बिकॉज पी इज कंजर्व, ठीक है। तो मास रेशियो आपने कैलकुलेट किया, K1 K2 फाइंड कर ली, बी आ गया। ओके, नेक्स्ट, an electron is taken from point A to B along the path AB in a uniform electric field of intensity 10 volt per meter। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड गिवन है, वैल्यू पता है 10 वोल्ट पर मीटर, और आपसे पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय अस, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुने, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है ना, यानी फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं, ठीक। तो हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं A से B तक, लेकिन ये जो फील्ड आपको दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, E इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। अगर आपको फॉर्मेट याद है, E इज इक्वल टू माइनस ये dv बाई dr है ना, सो dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। अगर हमें ये एक्सप्रेशन याद है तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पहली बात, ठीक। और फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल हमें सेम मिलेगा, यानी आप ये बोल सकते हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट सी का पोटेंशियल सेम होगा, पॉइंट बी और पॉइंट सी का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मेट अगर आप लिखें तो आप लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को कौन सी पोजीशन पे, बी पर, कहां से लेके जा रहे हैं, ए से लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो वर्क डन आपको मिलेगा माइनस ई, ध्यान दें बी के प्लेस पर सी लिखा जा सकता है, और हम सी क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज सी पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कैलकुलेट करना ज्यादा इजी, ठीक है। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, और पोटेंशियल डिफरेंस हम क्लियरली लिख सकते हैं बाय यूजिंग, ध्यान से समझना, पहले हम फॉर्मूले पे बात करें फिर वैल्यू पे बात करेंगे, ई डॉट डी आर विद माइनस ई डॉट डी आर, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन, 10 मीटर, पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन, ये 4 मीटर, और आप लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वर्क डन हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस ई कैपिटल ई इंटू डी आर, वैल्यूज पुट कर दें, ई मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड आंसर इज 40 ई यूनिट जूल। लेकिन अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जूल में 1.6 इंटू 10⁻19 का डिवाइड लगाना होगा, और वैल्यू आपको मिलेगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों में डिफरेंस है, समझना चाहिए। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, the inward and outward electric flux for a closed surface in unit of Newton meter square per coulomb are respectively 8 into 10 power 3 and 4 into 10 power 3। यानी हमें किसी बॉडी में इनकमिंग फ्लक्स गिवन है 8 into 10 power 3
एंड आउटगोइंग फ्लक्स गिवन है 4 into 10 power 3। अब बाय नोटेशन हम क्या करते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इनकमिंग को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लक्स आ गया, इनकमिंग फ्लक्स इज -8 into 10 power 3। ठीक, कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक, फ्लक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स रिप्रेजेंट होता है नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट से, और जो फ्लक्स है वो आप टोटल फ्लक्स लिखेंगे। टोटल फ्लक्स के लिए इन दोनों को सम करना होगा, तो जैसे ही आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे वैल्यू हमें मिलेगा -4 into 10 power 3। ठीक, तो क्या यहां से क्यू एनक्लोज कैलकुलेट किया जा सकता है, देखो, तो क्यू एनक्लोज is equal to phi total multiply by epsilon naught, total phi, so value 4 into 10 power 3 multiply by epsilon naught, so this is the total charge, unit आ जाएगा कूलम। ठीक है, so option D will be the right answer। In a region of space the electric field is in positive x direction and proportional to x given by E naught x square। Consider an imaginary cubical volume of HA with its edges parallel to the axis of coordinate। The charge inside this volume। हमें क्या दिया गया कि हमें ये दिया गया है कि एक क्यूबिकल सरफेस, एक क्यूबिकल सरफेस हमने कंसीडर किया। ठीक है, ये क्यूबिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया जिसका साइड यानी एज हमें गिवन है ए, और ये इस तरीके से रखा हुआ है कि जो इसके एजेस हैं वो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स, यहाँ में मिल जाएगा y एंड दिस वन z। ठीक है, तो यहाँ में मिल गया ओरिजिन 0। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है E नॉट एक्स स्क्वायर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट एक्स स्क्वायर और डायरेक्शन इज प्लस आई कैप। तो अगर आप डायरेक्शन को ध्यान में रखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यूब में इस फेज से एंटर करेगा और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, यानी जो फील्ड एंटर कर रहा है उसको आप इनकमिंग ई इन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो एग्जिट कर रहा है उसको आप ई आउट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है द चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहले फ्लक्स पर आना पड़ेगा, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहले किस पे आना पड़ेगा, फ्लक्स पर आना पड़ेगा, बिकॉज रिलेशन क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट से। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि टोटल फ्लक्स है कितना। ठीक है, तो अगर मैं इनकमिंग फ्लक्स की बात करता हूं तो इनकमिंग फ्लक्स मुझे मिलेगा इस फेज पर जहां से फील्ड लाइन एंटर कर रही है, और इसका एरिया वेक्टर बनेगा आउटसाइड में। ठीक बात, तो इनकमिंग वेक्टर भी पता है और एरिया वेक्टर भी पता है। क्या जिस फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है वहां पर आपको x का वैल्यू पता है क्या, कि x हमें 0 मिलेगा, और x अगर 0 मिलेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, बिकॉज एक्सप्रेशन है E नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, जहां से फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही है इस फेज पर x का वैल्यू a है, बिकॉज जो आपको क्यूब दिया गया है उसका साइड आपको कितना दिया है, a दिया है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको मिलेगा E आउट, वैल्यू रहेगा E नॉट a स्क्वायर, और ये जो आपको स्क्वायर फेज दिख रहा है इसका एरिया वेक्टर ये भी आपको बाहर की ओर ही मिलेगा, एंड एरिया कितना रहेगा a स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर आउटवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स कैलकुलेट करें, ध्यान से सुने कि अगर हम यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स कैलकुलेट करें तो इनकमिंग फ्लक्स का वैल्यू आपको मिलेगा ई आउट, सॉरी ई इन डॉट एरिया वेक्टर से, ई इन डॉट एरिया वेक्टर से, और ई इन का वैल्यू 0 तो इनकमिंग फ्लक्स भी 0। सेकेंड हम फाई आउट कैलकुलेट करें, सो फाई आउट का वैल्यू आपको मिलेगा ई आउट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर, तो ई आउट कितना आ रहा है ई नॉट ए स्क्वायर, एरिया ए स्क्वायर, एंगल बिटवीन बहुत 0 डिग्री, तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा आपको cos 0 का, तो फाई आउट कैलकुलेट हो गया ई नॉट ए पावर 4। ठीक,
नाउ वी वांट टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा दोनों के सम से, तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास ई नॉट ए पावर 4, ठीक है, क्योंकि 5 तो 0 है। और अगर टोटल फ्लक्स आपके पास है तो एनक्लोज्ड चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट से। सो वैल्यू विल बी ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ए पावर 4। सो दिस विल बी योर आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, two concentric spheres of radius capital R and small r have similar charge with equal surface charge densities sigma. The electric potential at their common center. ठीक है, हमें दो कंसेंट्रिक शेल्स गिवन, एक का रेडियस कैपिटल आर, दूसरे का रेडियस स्मॉल आर। तो इसका रेडियस हमने स्मॉल आर कंसीडर कर लिया एंड आउटर का रेडियस हमने कैपिटल आर कंसीडर कर लिया। यहाँ पर है पॉइंट सी, ठीक बात, एंड दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखें हम। और हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सेंटर पे। पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करना है? सेंटर पे, शेल के सेंटर पे। ध्यान देना, शेल के सेंटर पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई रेडियस के इक्वल, ठीक। लेकिन सिग्मा की टर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया, है ना। सिग्मा सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सिग्मा। तो चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग सिग्मा इनटू ए, ठीक। स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हो तो सरफेस एरिया कितना रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ से देखना, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का वैल्यू डिवाइड बाई आर। तो सेंटर पे पोटेंशियल आपको मिल रहा है सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये हमें मिला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपके पास दो शेल्स गिवन है, दोनों कंसेंट्रिक है, कॉमन सेंटर है, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। तो सेंटर पे जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वो ड्यू टू फर्स्ट शेल भी आना चाहिए और सेकंड शेल भी आना चाहिए। तो फर्स्ट का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। आंसर क्या बनेगा? सिग्मा स्मॉल आर बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो आंसर क्या रहेगा? सिग्मा कैपिटल आर बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का सम कर लें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। So option C will be the right answer. Next, very large sphere having charge Q uniformly distributed on the surface. पहली बात है कि वेरी लार्ज स्फीयर दिया है, तो वेरी लार्ज स्फीयर अगर दिया है इसका मतलब हम इनिशियल रेडियस R1 वो कंसीडर करें इनफाइनाइट, यानी बहुत बड़ा स्फीयर है जिसपे चार्ज Q यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। अब क्या किया गया? इसकी सरफेस को कंप्रेस किया गया यूनिफॉर्मली, कब तक? जब तक इसका रेडियस रिड्यूस होके कितना नहीं आ गया? कैपिटल आर नहीं आ गया। मतलब R2 का वैल्यू कैपिटल आर। चार्ज जो कंटेंट है, चार्ज ऑन द स्फीयर या चार्ज ऑन द शेल, हम बोले शेल हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, देखो, लार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिवाइड होता, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता। लेकिन हमें दिया है कि चार्ज सरफेस पर, इसका मतलब चार्ज, इसका मतलब जो स्फीयर है वो आपका शेल होना चाहिए, होलो स्फीयर बनना चाहिए। तो चार्ज ऑन द शेल, ये वैल्यू आपको गिवन है क्यू, ठीक है। कैलकुलेट हमें करना है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वर्क डन आपको मिलता है U2 माइनस U1। लेकिन ये जो वर्क डन आपने लिखा, ये लिखा है आपने एक्सटर्नल फोर्सेस का। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अगर आप कैलकुलेट करें, बिकॉज पूछा किसका है? इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग U1 माइनस U2। तो पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी होती है Q स्क्वायर बाई 2C। ऐसा आपने कैपेसिटर में पढ़ा है ना। और C का वैल्यू आप रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? आप इसको लिख सकते हैं KQ स्क्वायर बाई 2R। क्या ये बात समझ में आ रही है?
तो इसको के क्यू स्क्वायर बाय 2r से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्सेज हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में रेडियस कितनी है, इनफाइनाइट, तो आंसर क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, के क्यू स्क्वायर बाय 2 इनफाइनाइट यानी 0। सेकेंड कंडीशन में यही चार्ज क्यू आर रेडियस के स्क्वायर पे स्प्रेड हो गया। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस के की वैल्यू हमें 1/4 पे एप्सिलॉन रखना पड़ेगा, बिकॉज सारे ऑप्शन में पाई और एप्सिलॉन नॉट हमें गिवन है। तो वैल्यू बनेगा क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ये जो फॉर्मेट आपने लिखा यही यहाँ पे यूज आ जाएगा। लेकिन आंसर किसमें मिलेगा, नेगेटिव में, बिकॉज इनिशियल टर्म क्या आ रही है, वो 0 आ रही है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान दें। कंसेंट्रिक स्फीयर्स आपको गिवन है, ठीक है। आउटर स्फीयर इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू, और आपने क्या कर दिया, अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इनर की अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट की अर्थिंग कर दोगे तो हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर एक चार्ज आ गया क्यू, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं पी पॉइंट कंसीडर करता हूँ, क्या कंसीडर करता हूँ, पी पॉइंट कंसीडर करता हूँ, तो जिस पॉइंट की आप अर्थिंग करते हैं उस पर पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस यहीं से आप इक्वेशन बना लें। पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इनर की सरफेस पर लाई कर रहा है, तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू बाई रेडियस, तो वैल्यू आपको मिलेगा के एक्स बाय बी, प्लस यही पी पॉइंट आउटर शेल से इनसाइड में लाई कर रहा है, तो उसके लिए भी फॉर्मेट हमें मिलना चाहिए के क्यू बाई रेडियस, और आउटर शेल का रेडियस आपको गिवन है ए, तो वैल्यू बन जाएगा के क्यू बाई ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू हमें कितना मिला, माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल क्यू। अब ये चार्ज नेगेटिव, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब आप ऑप्शंस पढ़ें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कंक्लूड करने का ट्राई करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट आपको दिया है, द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम अर्थ टू इनर स्फीयर इफ एस इज क्लोज्ड, तो यही ऑप्शन हमें सही लग रहा है, पहला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इनर शेल पे चार्ज आया नेगेटिव, और चार्ज नेगेटिव तब कब आ सकता है, जब इलेक्ट्रॉन आए, कहां से आए, अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे करेक्ट लग रहा है, मैं इसको टिक कर रहा हूं। सेकेंड आपको दिया था, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू द अर्थ इफ एस इज क्लोज्ड, चार्ज की डेफिशिएंसी पे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पे तो चार्ज आता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ऐसा तो हुआ नहीं, यहाँ पे तो चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक। द क्लोजिंग ऑफ एस विल प्रोड्यूस ए चार्ज ऑफ माइनस क्यू ऑन द इनर स्फीयर, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि चार्ज का वैल्यू आपको मिला माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई बाई क्यू। सी भी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट ही है, बिकॉज ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, द फिगर शोज अ चार्ज कंडक्टर रेस्टिंग ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड इफ एट द पॉइंट पी द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, यानी पी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है सिग्मा, पोटेंशियल गिवन है V, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है E। तो कैलकुलेट करना है Q पॉइंट पे कितनी होगी। तो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर एक कंडक्टर प्लेस्ड है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर एक कंडक्टर प्लेस्ड है, ठीक बात। अब आपको सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इन तीनों की बात करनी है। तो पहला पॉइंट ये बनता है, पहला पॉइंट ये बनता है, ध्यान से सुनना, कि कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, दैट मीन्स P पॉइंट और Q पॉइंट का पोटेंशियल सेम आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग V बाई आर, और V रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को, जो कि कांस्टेंट है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम आना चाहिए, जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि Q पे रेडियस ज्यादा है या P पे रेडियस ज्यादा है। ऑब्वियस बात है कि दिख रहा है कि P पे रेडियस ज्यादा है। तो अगर आप ये बोलें कि Rp इज ग्रेटर देन Rq, तो रिवर्स उल्टा आना, जो रिजल्ट है वो रिवर्स में आना चाहिए। क्या लिखोगे, Ep इज लेस देन Eq, यानी Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड P पर इलेक्ट्रिक फील्ड से ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड केस हम बात करें किसकी, सिग्मा की। सिग्मा किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, सिग्मा, सिग्मा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड
अगर हम किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम V बाई आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, V पोटेंशियल ये भी कांस्टेंट है, तो अगेन सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, और रिजल्ट वो आपको पहले से पता है कि आर पी इज ग्रेटर देन आर क्यू, तो सिग्मा पी इज लेस देन सिग्मा क्यू। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंडक्टर में ऑलवेज वैलिड, ध्यान रहे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, देखो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटीज एट पॉइंट क्यू, तो क्यू पॉइंट पर सिग्मा हमें ग्रेटर मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रेटर मिला और पोटेंशियल सेम मिला, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, for an isolated charge conductor shown in the figure, the potential at point A, B, C, D are given as VA, VB, VC and VD respectively. Then, तो इन सबको हमें रिलेट करना है। तो पॉइंट अभी अभी आपने पढ़ा था कि कोई भी जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जो चालक होता है वो एक समविभव पृष्ठ होता है, उसके सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। सो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, a proton is first placed at point A, then at B, between the two plates of parallel plate capacitor charged to a potential difference V as shown. Then the force on the proton at A is, कंपेयर करना है बी के साथ, यानी बी और ए पे लगने वाले फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। ए पॉइंट पर पहले आपने प्रोटॉन को रखा, बी पॉइंट पे प्रोटॉन को रखा, और ये जो प्लेट्स आपको दी गई है कैपेसिटर की प्लेट्स है। ठीक बात, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल है। ये फर्स्ट प्लेट चार्ज हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, सेकंड प्लेट चार्ज नेगेटिव कंसीडर किया, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट नंबर प्लेट, ये आ गई हमारी सेकंड नंबर प्लेट। अब इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर, इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर, ध्यान से सुने, किसी भी पॉइंट पर कोई मैंने पॉइंट कंसीडर किया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो फर्स्ट प्लेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये रहेगा डायरेक्शन E1 का। सेकेंड प्लेट पे चार्ज है नेगेटिव, तो जो डायरेक्शन आपको फील्ड का मिलेगा वो टुवर्ड द ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये रहेगा E2। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला नेट, वो वैल्यू रहा E1 प्लस E2। और P पॉइंट हमने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने बोला कि जो P पॉइंट है वो प्लेट के कहीं पे भी बीच में, ठीक है, यानी वो पॉइंट ए पर भी हो सकता है और बी पर भी हो सकता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, डिस्टेंस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आती है। और जब आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स कैलकुलेट होता है Q मल्टीप्लाई बाय E से, और ये जो P पॉइंट है ये A पर भी हो सकता है, B पर भी हो सकता है, ठीक। तो दोनों पर हमें वैल्यू सेम ही मिलेगा, क्योंकि चार्ज भी आप सेम रख रहे हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हमारा सेम ही आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, यानी दोनों ही पॉइंट पर फोर्स हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं द फोर्स ऑन प्रोटॉन एट ए इज इक्वल टू दैट एट बी, दोनों ही पॉइंट पर, या ऐसा बोले कि प्लेट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर आप प्रोटॉन को रखें तो वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट, a rectangular surface of 2 meter width and 4 meter length is placed in an electric field of 20 Newton per Coulomb intensity and angle of 60 degree between the perpendicular to surface and electric field intensity. ध्यान देना, ध्यान देना, ये हमने एक सरफेस बना लिया, ठीक है, इसका आपको विड्थ दिया है 2 मीटर, लेंथ हमें दिया है 4 मीटर। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सरफेस का एरिया वेक्टर किधर बनेगा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर बनेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये डायरेक्शन आ गई एरिया वेक्टर की, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया है 20 न्यूटन पर कूलम एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यही आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक। और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है।
आपसे पूछा गया फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो वैल्यू आपको मिलेगा ई ए कॉस थीटा, सभी का वैल्यू पुट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड गिवन 20, एरिया हम कैलकुलेट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड cos 60 क्या रिप्रेजेंट करेगा, cos 60 रिप्रेजेंट करेगा 1/2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट बनेगा 80 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय मीटर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लैंग्वेज पे ध्यान दें, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बन जाएगा। नेक्स्ट, a spherical droplet having a potential of 2.5 volt is obtained as a result of merging 125 identical drop। यानी छोटी छोटी सी 125 ड्रॉप्स है, कितनी है 125 ड्रॉप, इनको मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई और इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आया 2.5 वोल्ट। तो हमें कंपेयर करना है, हमें कैलकुलेट करना है द पोटेंशियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट, यानी जो स्मॉल ड्रॉपलेट आपने कंसीडर किया उनका पोटेंशियल कितना। तो रिलेशन हमें मिलता है V big इज इक्वल टू n पावर 2/3 V स्मॉल। सो वैल्यूज पुट कर दें, सो 2.5 इज इक्वल टू 125 पावर 2/3 V स्मॉल। ठीक, क्या 125 पावर 2/3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं? ध्यान देना, ध्यान देना, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले आप इसका क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका पावर हमें 2/3 चाहिए, तो क्यूब रूट लेंगे तो वैल्यू मिलेगा 5, और 5 का स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है 25 को, यानी 125 पावर 2/3 का वैल्यू कितना है 25। पुट कर दें, तो 2.5 इज इक्वल टू 25 Vs। क्या यहाँ से Vs कैलकुलेट किया जा सकता है? 2.5 डिवाइड बाई 25, आंसर कितना आ गया 0.1 वोल्ट। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, 20 microcoulomb charge is placed inside a closed surface, then flux related to the surface is phi। ध्यान देना, कंडीशन हमें दिया है कि इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे 20 माइक्रोकुलम चार्ज है और फ्लक्स का वैल्यू है फाई। तो फाई आप क्या लिख सकते हो, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या दिया गया कंडीशन में कि 80 माइक्रोकुलम चार्ज इज एडेड इनसाइड द सरफेस। अगर 80 माइक्रोकुलम चार्ज और रख दिया जाए तो 20 प्लस 80 टोटल कितना हो गया 100 माइक्रोकुलम। ठीक, देन क्वेश्चन इज देन चेंज इन फ्लक्स इज। तो अब आपको न्यू फ्लक्स कितना मिलेगा, तो न्यू फ्लक्स अब हमें मिलेगा 100 माइक्रोकुलम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट से। तो अगर आप इसको φ1 से कंपेयर करें तो आप बोल सकते हैं कि 5 टाइम्स ऑफ φ1 मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 φ1 माइनस φ1, तो चेंज इन फ्लक्स रहेगा 4 टाइम्स ऑफ φ1। ठीक, और इनिशियल फ्लक्स आपको दिया है 5, तो वैल्यू आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स का 4 5। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपसे पूछा है चेंज इन फ्लक्स, न्यू फ्लक्स नहीं पूछा है। अगर न्यू फ्लक्स पूछते तो आंसर कितना आता 5 लेकिन पूछा है चेंज इन फ्लक्स तो आंसर हमें मिलेगा 4 क्लियर? नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई वेक्टर हमें गिवन 5i कैप प्लस 2j कैप। ठीक, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द फील्ड थ्रू एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर लाइंग इन yz प्लेन। अगर कोई प्लेन आपका yz प्लेन में है, कोई भी सरफेस अगर yz प्लेन में रखा है, ये yz मानो, तो इसका एरिया वेक्टर कितना बनना चाहिए, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसमें बनना चाहिए, मतलब x में बनेगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का वैल्यू रहेगा 2i कैप, और कैलकुलेट करना है हमें फ्लक्स। तो फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो 5i कैप प्लस 2j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2i कैप, डॉट प्रोडक्ट i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 i डॉट j0 j डॉट k0। ठीक, तो i डॉट i यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यानी आंसर 5 इंटू 2 10 रहेगा। ठीक, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक अच्छा न्यूमेरिकल, ध्यान दें, जो रिजल्ट आएगा उसको, रिजल्ट को आप ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। दिया है हमें
solid conducting sphere having a charge capital Q is surrounded by an uncharged concentric conducting spherical shell. तो सबसे पहले आपको एक स्फीयर दिया है, ये स्फीयर हमने माना, ठीक है, इस पे चार्ज है कैपिटल Q, ठीक, और ये सराउंडेड है एक स्फेरिकल शेल से, एंड ठीक है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल से ये सराउंडेड है. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल BV. यानी इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसको 0.1 कंसीडर करूं, यहाँ पे 0.2 कंसीडर करूं, तो V1 माइनस V2 वो मुझे गिवन है कैपिटल V के इक्वल. नाउ if the shell is now given a charge minus 3Q, then find a new potential difference between the two same surface. अब सेकेंड केस में क्या बोला गया, सेकेंड केस में ये बोला गया कि अगर जो आउटर शेल है उसकी सरफेस पर -3Q चार्ज रख दिया जाए, तो अगेन अगर आपको पूछा गया कि V1 माइनस V2 कैलकुलेट करें सेकेंड केस में, तो उसका आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ठीक बात, ये आपसे पूछा गया. तो मुझे एक बात बताओ, हम पहले इस फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं, फिर सेकंड केस को कंसीडर करते हैं. पहले हम ध्यान रखना कि इस फर्स्ट केस को कंसीडर करें जिसको मैंने नाम दिया ए. हम ए केस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. पोटेंशियल कितना लिखोगे, आउटर शेल पे पहले कोई चार्ज नहीं दिया गया, तो जब आपसे पूछा गया कि V1 का वैल्यू कितना है, तो V1 आपको मिलेगा केवल KQ बाय इनर का है. इनर का रेडियस हम स्मॉल r मान लें या R1 मान लें. इनर का रेडियस स्मॉल r1, आउटर का रेडियस स्मॉल r2 मान लिया हमने. तो पोटेंशियल आपको मिला KQ बाई R1. ठीक, सेकेंड पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा गया, तो अगेन अभी भी चार्ज किसके पास है, Q के पास है, तो उसके लिए पोटेंशियल रहेगा सेकेंड पॉइंट पे KQ बाई R2. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और इसका वैल्यू आपको गिवन है, ये डेटा आपको गिवन था, ठीक. अब इस बी केस के लिए हम कैलकुलेट करें. अगेन ध्यान रखना कि जो स्फीयर आपको दिया है, स्फीयर का रेडियस हमने कंसीडर किया है R1 और शेल का रेडियस हमने कंसीडर किया है R2, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे. तो जब आप इसको बी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दें, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो इनर की सरफेस पर है और सेकेंड वाले से इनसाइड. तो बी पॉइंट पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगा V1, है ना, कितना मिलेगा, KQ बाई R1 माइनस 3KQ बाई R2. जब आप सेकेंड पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड पॉइंट लाई करता है आउटर की सरफेस पर, लेकिन इनर वाले से वो आउटर है. तो आप सेकेंड पॉइंट के लिए फॉर्मेट लिखोगे, इनर के रेस्पेक्ट में मिलेगा KQ बाई R2 और आउटर के रेस्पेक्ट में मिलेगा -3KQ बाई R2. तो यहाँ वैल्यू आएगी KQ बाई R2 माइनस 3KQ बाई R2. जब आप V1 माइनस V2 परफॉर्म करेंगे तो 3KQ बाई R2 वाला 3KQ बाई R2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आपको मिलेगा KQ बाई R1 KQ बाई R2 और दोनों का सब्ट्रैक्शन. तो ये फाइनल रिजल्ट वही आया जो पहले वाले केस का रिजल्ट था. ध्यान से देखो, KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और ये वैल्यू आपको पहले से गिवन है. तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, इसका आंसर भी V ही आना चाहिए. अब एक पॉइंट समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए. पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं बिटवीन टू कंसेंट्रिक शेल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक शेल्स, ध्यान से समझिए. पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग KQ इन 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B. यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो केवल इनर शेल या इनर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड करता है, आउटर शेल के चार्ज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. अगर आपको ये लॉजिक पता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q इन, अगर हमें ये लॉजिक पता है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था सोल्व करने का. पहले वाले केस में देखो, इनर पे चार्ज कितना, कैपिटल Q, आउटर पे चार्ज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड वाले में भी इनर पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें सेम ही मिलेगा. तो आंसर भी सेम ही आया, कितना, A, यानी V इज द राइट आंसर. तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखा जा सकता है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक शेल इज ऑलवेज KQ इन 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन V
यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनर शेल के चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। ध्यान से समझना। A sphere of 4 centimeter radius is suspended within hollow sphere of 6 centimeter radius। सबसे पहले एक स्फीयर लिया गया जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, है ना। स्फीयर लिया मतलब सॉलिड है, और इसको एक शेल जिसका रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर उसके अंदर प्लेस कर दिया। ठीक। द इनर स्फीयर इज चार्ज टू पोटेंशियल 3 ESU। यानी ये जो इनर सरफेस आपको गिवन है, ये जो इनर सरफेस आपको गिवन है, जिसको मैंने नाम दिया आई इन, इन ही बोल देते हैं इसको, इन। तो यहां का जो पोटेंशियल बन रहा है ये वैल्यू आपको गिवन है 3 ESU। V in is 3 ESU, मतलब सीजे सिस्टम में आपको गिवन है। When the outer sphere is earthed, अगर हम आउटर स्फीयर को अर्थ कर दें तो उस केस में इनर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, 3 ESU आ रहा है। ये हमें पूरा न्यूमेरिकल दिया गया एंड कैलकुलेट करने को बोला गया द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर कैलकुलेट करें। ध्यान देना, ध्यान देना। इनर पे चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको मान लिया स्मॉल q। ठीक है, आउटर पे अर्थिंग हुई है, तो जिस ऑब्जेक्ट की अर्थिंग होती है वहां पे जो पॉइंट बनेगा, यानी ये जो V आउट है, यहाँ का पोटेंशियल 0 आना चाहिए। और जिस ऑब्जेक्ट की अर्थिंग की जाती है वहां पर हम मानते हैं कि एक चार्ज आ गया x। ठीक, देखो ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन आपका बनना चाहिए V आउट के रिस्पेक्ट में, तो V आउट कितना बनेगा, 0 बनेगा। दोनों का रेडियस हमें गिवन है, इनर का रेडियस है 4, आउटर का रेडियस है 6, लेकिन सेंटीमीटर में। ठीक बात। तो इनर के अकॉर्डिंग इफेक्ट कितना आएगा, KQ/6 सेंटीमीटर, और आउटर के रेस्पेक्ट में इफेक्ट कितना आएगा, KX/6, ये वैल्यू 0। तो यहां से हमें रिलेशन मिला कि x का वैल्यू -Q के इक्वल है। पहला रिजल्ट। अब जो गिवन रिजल्ट है उसको स्टडी करो कि जब हम आउटर शेल की अर्थिंग कर रहे हैं तो इनर स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल हमें कितना मिल रहा है, 3 ESU मिल रहा है। क्या लिखें, तो इक्वेशन बननी चाहिए इनर के रेस्पेक्ट में। देखो, तो V इन का वैल्यू वो आना चाहिए आपका 3। अब V इन कैसे मिलेगा, इन वाला जो पॉइंट है वो इनर की तो सरफेस पर है, ठीक, और आउटर वाले से इनसाइड में है। तो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल मिलता है KQ/रेडियस। क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे KX/6 और ये वैल्यू 3, लेकिन x को आप -Q लिख सकते हैं। सो KQ/4 माइनस KQ/6 इज इक्वल टू 3। K का वैल्यू 1, क्योंकि हम सीजीएस सिस्टम में वैल्यू ऑफ K इज 1, तो वैल्यू बना आपके पास Q/4 माइनस Q/6, एलसीएम कितना आया 12। तो 3Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 3। रिजल्ट क्या रहा, Q इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हम डील कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम में। क्वेश्चन अच्छे से समझना। कंसेंट्रिक एक स्फीयर और एक शेल गिवन है, शेल को आपने अर्थिंग कर दिया, जिस ऑब्जेक्ट की अर्थिंग करते हैं वहां का पोटेंशियल 0 और वहां पर एक न्यू चार्ज कंसीडर होता है जिसको आपने x मान लिया। ठीक, इनर शेल का चार्ज हमें, इनर स्फीयर पे पोटेंशियल हमें दिया गया है 3SU, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो आपने दोनों इक्वेशन अप्लाई करी, पहले आउट से आपने चार्जेस के बीच में रिलेशन फाइंड किया, फिर इनर के पोटेंशियल को सॉल्व करते हुए आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू हमें मिला 36 ESU। नेक्स्ट, two concentric conducting thin spherical shell A and B having radius RA and RB are charged to QA and minus QB। ध्यान दें, शेल समय गिवन है, शेल समय गिवन है, ध्यान देना। ये हमने एक शेल यहां कंसीडर किया, ठीक, और ये दूसरा शेल हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, कंसेंट्रिक है, ठीक है। इनर पे चार्ज कितना, इनर पे चार्ज है आपके QA और आउटर पे चार्ज कितना है, -Q, और हमें मैग्नीट्यूड गिवन है कि QB का मैग्नीट्यूड QA से ग्रेटर है। ठीक, और ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेंटर से लेकर आउटर तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
अगर हम शेल की बात करते हैं, शेल, तो शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई रेडियस स्क्वायर, एंड आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब इन्हीं तीनों रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं। जब हम 0 से लेकर यहां तक आए, मतलब इनर शेल की सरफेस तक आ रहे हैं, सेंटर से लेकर इनर शेल की सरफेस तक, तब तक तो हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज चार्ज नहीं है ना। तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा, ए एन इज इक्वल टू 0 वाला बनेगा। जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचेंगे तो के क्यू ए का इफेक्ट आने लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास कुछ आने लगी, तो हमने कंसीडर किया, यहाँ पे वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर भी आ गए तो सेकेंड, ये जो आउटर वाला शेल है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कब तक नहीं आएगा, जब तक हम इसकी सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, है ना। क्योंकि कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो 0 होता है। तो आउटर शेल का इफेक्ट तब आने लगेगा जब हम उसकी सरफेस पर पहुंच जाएंगे। तो यहां से, इस जगह से, मतलब आर ए से लेके आर बी तक इफेक्ट किसका चलेगा, आर ए से लेके आर बी तक इफेक्ट ये क्यू ए का ही चलेगा। ठीक, अब आप पहुंच गए आउटर वाले की सरफेस पर। अब यहाँ पे दोनों चार्ज का इफेक्ट आने लगेगा। अब दोनों चार्ज का इफेक्ट आएगा तो यहाँ पर आपके पास आउटर में चार्ज, वो आप कंसीडर करेंगे क्यू ए माइनस क्यू बी, और क्यू ए माइनस क्यू बी आपने तो कंसीडर तो कर लिया, लेकिन क्यू बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ जो चार्ज मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, और नेगेटिव में चार्ज अगर मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव में आएगा। यानी इफेक्ट अब किस तरीके से आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव में चला गया, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये डिक्रीजिंग रहेगा। यानी नेचर कुछ इस तरीके का मिलना चाहिए। ठीक, कौन से ग्राफ में दिख रहा है, कौन से ग्राफ में दिख रहा है, देखो फर्स्ट ग्राफ में ये नेचर हमें दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिक रिलेशन हमने यूज किया, ई इन जीरो, ई सरफेस के क्यू बाय रेडियस स्क्वायर एंड ई आउट के क्यू बाय सेपरेशन स्क्वायर। नेक्स्ट, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी पर आपने प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ठीक है, विच आर एट अ डिस्टेंस 2l अपार्ट, सी इज द मिड पॉइंट। सी अगर मिड पॉइंट है तो इधर से डिस्टेंस भी एल आना चाहिए और बी से डिस्टेंस भी एल आना चाहिए। ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी, यानी सी से डी तक एक चार्ज कैपिटल क्यू को ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, ये आपसे पूछा गया। तो वर्क डन कैलकुलेट होता है चार्ज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक, कौन सा चार्ज आप लेके जा रहे हैं, कैपिटल क्यू लेके जा रहे हैं। फाइनल पोजीशन कौन सा है, वी डी। इनिशियल पोजीशन कौन सा है, वी सी। यानी सी से डी तक आप कैपिटल क्यू को ले जा रहे हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना। सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू चार्ज ऑन ए एंड चार्ज ऑन बी मिलेगा। ए पर चार्ज कितना, प्लस क्यू, सेपरेशन कितना सी से, एल, तो वैल्यू मिला के क्यू बाई एल। बी पे चार्ज माइनस क्यू, सेपरेशन एल, यानी वी सी जीरो। डी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो अगेन वो फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज, यानी ए पर, ए लोकेशन पे जितना चार्ज उसके अकॉर्डिंग, एंड बी लोकेशन पे जितना चार्ज उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल मिलना चाहिए। अब ये गया है आपका सेमी सर्कल पे, तो सेमी सर्कल पे जाने का मतलब है कि सी से बी का जो डिस्टेंस है वही बी से डी का भी लेगा, यानी एल। तो डी पॉइंट का ए से डिस्टेंस कितना हो गया, 3l, माइनस बी से डिस्टेंस कितना रहा, एल, तो आंसर कितना मिला, -2/3 के क्यू बाई एल। सारी वैल्यूज पुट कर दें, तो कैपिटल क्यू को आप लेके जा रहे हैं, एंड वी डी का वैल्यू -2/3 के क्यू बाई एल, और वी सी जीरो है। ठीक, तो वैल्यू आपको मिलेगा -2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय के प्लेस पर 4πε0 मल्टीप्लाई बाय 3l। सॉल्व कर सकते हैं, तो रिजल्ट आ रहा है माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 6πε0 एल। नेगेटिव में रिजल्ट है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वन मैच कर रहा है। क्लियर है, तो बेसिक रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट,
The electric potential at a point in free space due to a charge capital Q is Q into 10 power 11. The electric field at that point will be. ठीक, लेकिन जितने भी ऑप्शन है सब Q में आ रहे हैं, इस बात का हम ध्यान रखें। देखो, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है KQ बाय R और ये वैल्यू आपको गिवन है Q इंटू 10 पावर 11। इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग V बाई आर। V बाई आर से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो V बाई आर से सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू है Q इंटू 10 पावर 11 और ये डिवाइड बाई आर आ गया। लेकिन किसी भी ऑप्शन में हमें आर नहीं दिया गया, तो क्या हम इस स्मॉल आर का वैल्यू इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्या? स्मॉल आर का वैल्यू क्या ऊपर वाले एक्सप्रेशन से सॉल्व किया जा सकता है? ध्यान दो, यहां पर अगर आप सॉल्व करें तो k बाई आर का वैल्यू आपको मिल रहा है 10 पावर 11, तो r कितना मिलेगा? k डिवाइड बाई 10 पावर 11 मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। पुट करके देखो, तो अब आपके पास आंसर आया, ध्यान से देखें, q इंटू 10 पावर 11 एंड r का वैल्यू k डिवाइड बाई 10 पावर 11, तो q बाई k इंटू 10 पावर 22। ठीक, और k को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दिया तो आंसर हमें मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 22। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट पर मीटर में आना चाहिए। बताएं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10 पावर 22। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन है, लेकिन ऑप्शन देखते हुए हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x y z इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग, माइनस हमने कॉमन लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x i कैप, partial differentiation of potential with respect to y j cap and partial differentiation of potential with respect to z ये k cap। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? छोटा सा एग्जांपल जिससे आप समझ लें, है ना। मानो मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और इक्वेशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जिस टर्म के रेस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है, केवल आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब टर्म को कांस्टेंट मान लेंगे, यानी y एज इट इज बना रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, यही हमें यहाँ पर यूज करना है। v का वैल्यू क्या गिवन है? देखो, v का वैल्यू हमें गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। ठीक, सॉल्व करके देखिए, तो अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो आंसर क्या रहेगा? माइनस 2xy। सेकेंड टर्म है माइनस एक्स जेड क्यूब, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आएगा z क्यूब। 4 कांस्टेंट है, 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर 0 आई कैप। अब इसी इक्वेशन को, v की इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रेस्पेक्ट में क्या मिल रहा है? फर्स्ट टर्म में मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, वाई लिखा है तो वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म एक्स जेड क्यूब है, वाई नहीं है, थर्ड टर्म 4 है, वाई नहीं है, तो यही आंसर मिलेगा जे कैप प्लस जेड के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाई में जेड 0, सेकेंड टर्म तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 3x जेड स्क्वायर, जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर 4, आंसर 0, ये के कैप। और यही आपका आंसर है क्या? क्या यही आपका आंसर है? देखो ध्यान से, इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे ही आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट टर्म मुझे मिला आई कैप के साथ वाला 2xy प्लस जेड क्यूब, देखो यहाँ मिल रहा है 2xy प्लस जेड क्यूब, और किसी में नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन तो यही करेक्ट होगा। सेकंड टर्म मिल रहा है एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म मिल रहा है 3x जेड स्क्वायर, ये आ गया, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, 4 electric charges plus q minus q are placed at the corners of a square of side 12। ठीक है, the electric potential at a point A midway between the two charges positive q and negative q,
यानी ए पॉइंट आपको यहाँ दिया गया है और इस ए पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं के क्यू बाई आर से। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, यानी जहां पे चार्ज रखा है वहां से ए पॉइंट का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो इन चार्जेस की मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। तो फर्स्ट चार्ज से ए पॉइंट का सेपरेशन कितना है, एल। सेकेंड चार्ज से ए पॉइंट का सेपरेशन कितना, एल। थर्ड चार्ज से ए पॉइंट का सेपरेशन कितना, कैलकुलेट करोगे तो पाइथागोरस लग सकता है क्या इसमें, एक साइड 2l है एक साइड l है, तो हाइपोटेनस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर। तो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, रिजल्ट रहेगा √5l। तो ये सेपरेशन आ गया √5l। ठीक बात। फोर्थ चार्ज से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना, तो ये भी √5l ही होगा। सिमिलर ही तो है। ठीक बात। तो पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट ए पर, तो वो आना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक, ध्यान देना V1 एंड V2 सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स KQ बाय L। 3 और 4 चार्जेस भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो वहां पे लिखा जा सकता है 2 टाइम्स माइनस KQ, ध्यान देना, √5L। ठीक, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें मिल रहा है 2KQ और L, ये कॉमन, तो आपने कॉमन ले लिया 2KQL, ये कॉमन। फर्स्ट टर्म से मिलेगा 1 और सेकेंड टर्म से मिलेगा -1/√5। लेकिन जो आंसर आपको दिया है, आंसर दिया है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो k का वैल्यू अगेन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें तो वैल्यू आ जाएगा 2Q/L, 2Q/L, 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 1 माइनस 1/√5। ठीक है, तो आई थिंक ये बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो 26 आंसर रहेगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू AR। यानी हम यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर कर लें, स्फेरिकल सरफेस आपने कंसीडर कर लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का है, ये रेडियली आउटवर्ड है। कितनी वैल्यू का है, E इज इक्वल टू AR वैल्यू का है। ठीक, नाउ a charge contained in a sphere of radius a centered at the origin of the field। अगर हम इसको एक a रेडियस का स्फीयर कंसीडर कर लें, तो आपसे पूछा गया कि सेंटर पे कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक, तो क्या गॉस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, क्या गॉस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, E डॉट dA सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आर के साथ वेरी कर रहा है, तो अगर हम जीरो पर हैं, सेंटर पर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। अगर आर का वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू A इंटू 1 यानी कैपिटल है। आर का वैल्यू अगर 2 है तो वैल्यू 2 है। लेकिन अगर आर का वैल्यू स्मॉल a के इक्वल है, जैसा कि आपको बोला गया कि अगर हम एक स्फीयर बना रहे हैं रेडियस स्मॉल a का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिलेगा, कैपिटल A मल्टीप्लाई बाई ए। तो कैपिटल A मल्टीप्लाई बाई ए, ये तो आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो अगर a रेडियस का आप स्फीयर बना रहे हैं तो वहां पे सरफेस एरिया कितना बनेगा, 4 पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां से हमें एनक्लोज चार्ज का वैल्यू मिल गया, ध्यान से देखो, 4 पाई a एप्सिलॉन नॉट AQ, ये हमें आंसर मिला। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ, ये ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो सीधे हम यहाँ पे गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग एनक्लोज चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी आपको पोटेंशियल गिवन है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है .110 पर। ठीक है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है .110 पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अगेन एक्सप्रेशन अभी अभी हमने समझा था, del V by del x I कैप प्लस del V by del y j कैप प्लस del V by del z k कैप। यानी पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को पहले x y z
इस टर्म में हम डिफरेंशिएट कर दें, तो माइनस हमने कॉमन लिया, पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट टर्म है आपके पास 6xy, तो x का डिफरेंशिएशन 1, टर्म बचेगा आपके पास 6y, ये आपको पोटेंशियल गिवन है 6xy माइनस y प्लस 2yz। सेकेंड टर्म y में है, थर्ड टर्म yz में है, तो यानी यही आपको आंसर मिलेगा i कैप के साथ, प्लस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ y, तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 6xy, y का डिफरेंशिएशन 1, तो टर्म बचेगा 6x, सेकेंड टर्म है माइनस y, डिफरेंशिएशन -1, थर्ड टर्म 2yz, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 2z j कैप, प्लस थर्ड z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट टर्म 6xy, डिफरेंशिएशन 0, सेकेंड टर्म -y, डिफरेंशिएशन 0, थर्ड टर्म 2yz, तो डिफरेंशिएशन 2y के कैप। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिला। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट 110 पर। 110 का मतलब x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0, पुट कर दो इक्वेशन में, तो y के प्लेस पर 1, तो 6 i कैप, प्लस z का वैल्यू 0, 6x माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 j कैप, प्लस y का वैल्यू अगेन 1, तो 2 k कैप। ये रिजल्ट हमें मिला, ठीक, तो माइनस बाहर कॉमन दिख रहा है सभी एक्सप्रेशन में, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, तो 652 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना, है ना, क्वेश्चन अच्छा भी है और इजी भी है। ध्यान दें, टू इंसुलेटिंग प्लेट्स आर बोथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 20 वोल्ट, यानी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, और यहाँ ध्यान से देखो V2 माइनस V1 दिया है, इसका मतलब ये प्लेट हाई पोटेंशियल पर है और फर्स्ट नंबर प्लेट लो पोटेंशियल पर है, ठीक है। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.1 मीटर, ठीक है, एंड कैन बी ट्रीटेड एज इन्फिनिटली लार्ज, ठीक, an electron is released from the rest on the inner surface of plate A, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज किया गया, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो 0 है। कैलकुलेट करना है व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट हिट्स प्लेट 2, यहां तक आते आते इसका स्पीड वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक, तो क्या यहां पर हम वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बात कर सकते हैं, क्या वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बात कर सकते हैं, ध्यान देना, सो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सोल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है, या और भी आप एक्सप्रेशन ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट प्लेट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम सेकेंड प्लेट पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल आना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि U1 प्लस K1 का वैल्यू U2 प्लस K2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक। अब एक्सप्रेशन पे ध्यान देना, U1 इलेक्ट्रॉन है ना, लो पोटेंशियल पर है, लो पोटेंशियल पर है, तो वैल्यू यहां पे रहेगी माइनस EV1, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है V1 पोटेंशियल पर, तो माइनस EV1, प्लस काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पर है इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्लेट पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उसका पोटेंशियल होगा V2 और एनर्जी बन जाएगी माइनस EV2, और काइनेटिक एनर्जी को मैंने अभी K2 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो K2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखें, EV2 माइनस V1 से, और K2 क्या है, हाफ mv², इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, V2 माइनस V1 ये आपको गिवन है 20, ठीक। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, ठीक है, तो V² ये आपको मिलेगा 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय मास, मास कितना है भाई, मास है इसके पास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, तो ये वैल्यू है V², ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है V² की, तो इसी को हमें सॉल्व करना होगा, इसी को आगे सॉल्व करेंगे, तो V² आप लिखोगे 3.2 इंटू 40 इंटू 10 पावर माइनस 19, ध्यान देना, तो V²
is equal to 3.2 multiply by 20 multiply by 10 power minus 19 and divide में expression है 9.1 into 10 power minus 31. So 9.1 into 10 power minus 31. एक्सप्रेशन पे ध्यान दें 32 into 2 into 10 power minus 19. तो यहाँ पर आप डिवाइड में लगा सकते हैं 9.1 को अप्रोक्स 9 मान लिया एंड ये जो पावर है ये ऊपर चला जाएगा पावर 31 हो जाएगा. ठीक है, तो रिजल्ट हमें कितना मिल रहा है देखो यहाँ पे ध्यान से. रिजल्ट हमें मिल रहा है ये अप्रोक्स 64/9 इंटू 10 पावर 12 और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका अगर हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट तो वेलोसिटी आ जाएगी. 64 को क्या लिख सकते हैं 8/3 इंटू 10 पावर 6. तो 8/3 यानी 2.66 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ये हमें वेलोसिटी मिला. देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 2.66 इंटू 10 पावर 6. तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ही मैच कर रहा है 2.65 इंटू 10 पावर 6. तो आप इजीली एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट 2 points P and Q are maintained at potential 10 volt and minus 4 volt. Point P potential 10 volt, point Q potential minus 4 volt. The work done in moving 100 electron from P to Q. तो वर्क डन कैलकुलेट करना है. वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट से हम चलते हैं. कितने चार्ज को आप लेके जा रहे हो 100 इलेक्ट्रॉन. 100 इलेक्ट्रॉन तो माइनस 100 कहां से कहां लेके जा रहे हैं पी से क्यू पे लेके जा रहे हैं. तो आप सॉल्व करोगे वी क्यू माइनस वीपी क्योंकि आप पी से क्यू पर लेके जा रहे हैं. तो ये रहेगा फाइनल पोजीशन और पी बनेगा आपका इनिशियल पोजीशन. सॉल्व कर सकते हैं. सो माइनस 100 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. पॉइंट क्यू पोटेंशियल -4, पॉइंट पी ये -10. तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा. ध्यान देखें 16 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस माइनस प्लस हो गया. 10 की पावर्स की अगर हम बात करें तो 10 की पावर्स -19 -1 एंड +2. ठीक, इसको हमें कैलकुलेट करना है. यहां पर अगर आप ध्यान दें तो 16 इंटू 10 160 होता है और 16 इंटू 4 64 होता है. तो दोनों को सम करेंगे तो 224 मिलेगा इंटू 10 पावर -20 + 2 -18 आ रहा है. ये -18 कौन सा रिजल्ट यहाँ पे मैच कर रहा है देखो ध्यान से. रिजल्ट यहाँ पे मैच कर रहा है ये 2.24 इंटू 10 पावर -16 जूल का. तो इसको आप क्या लिख सकते हो इसको लिखा जा सकता है 2.24 इंटू 10 पावर -16 जूल और आंसर पॉजिटिव है बिकॉज ब्रैकेट वैल्यू भी नेगेटिव बाहर भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा पॉजिटिव. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट एक अच्छा न्यूमेरिकल ध्यान दे. The electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi is equal to AR square plus B. तो ध्यान रखना ये हमें गिवन है पोटेंशियल. ठीक, क्या पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है माइनस dV by dr. सो माइनस d by dr ऑफ AR स्क्वायर प्लस B. सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया -2AR. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया. सेकंड क्या पूछा where r is the distance from the center a and b are the constant. Then charge density inside the ball. inside the ball आपसे चार्ज डेंसिटी पूछी. inside the ball हमसे चार्ज डेंसिटी यहाँ पर पूछा गया. ठीक है, और यहाँ पर भी आपको बॉल ही गिवन है चार्ज बॉल. ठीक, क्या लिखें एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हम के क्यू बाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं. बहुत सिंपल से रिलेशन पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर से लिख सकते हैं. ठीक, क्या Q का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या लिखा जा सकता है Q इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. और वॉल्यूम कितना है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब. क्या Q के प्लेस पर रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब पुट किया जा सकता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पर आपने पुट किया -2AR. के प्लेस पर आपने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और Q के प्लेस पर पुट किया रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर. ठीक,
कैलकुलेट करके देखें कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ देखो आर स्क्वायर ऊपर आर क्यूब, एक आर बचेगा, और ये आर इधर लेफ्ट वाले आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 पाई ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो रिजल्ट आपके पास रहा -2a इज इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो रो का वैल्यू कितना मिला, -6a एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन सी will be the right answer. Clear? Now, next question is, assume that an electric field E vector is equal to 30x square I cap exists in space. The potential difference VA minus V naught, ये हमें कैलकुलेट करना है, where V naught is the potential at origin and VA the potential at x is equal to 2 meter. Potential difference हमें कैलकुलेट करना है and given है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिलेशन रहेगा E dot dr का। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सप्रेशन है वो केवल आपको आई कैप में गिवन है। किस में गिवन है, आई कैप में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 30x स्क्वायर डॉट dx। क्लियर? ठीक, लिमिट्स क्या रखेंगे, ओरिजिन पे यानी 0 पर पोटेंशियल का वैल्यू v नॉट, एंड जब x इज इक्वल टू 2 मीटर है तो पोटेंशियल का वैल्यू va है। सो va माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस 30 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 एंड लिमिट्स 0 to 2। तो पुट करें वैल्यू, तो 30/3, ठीक है ना, 30/3, ये तो आ गया 10, बाहर आपने निकाला, एक्स क्यूब यानी 2 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो रिजल्ट रहा -10 इंटू 8 -80। और पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वोल्ट में। सो 32 आंसर -80 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखें। द रीजन बिटवीन द टू concentric spheres of radius a and b respectively has volume charge density rho is equal to a by r, where a is a constant and r is the distance from the center. At the center of the sphere a point charge capital Q, पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एक सेंटर पे रखा हुआ है, यानी ये जो चार्ज है सेंटर पे रखा है। द वैल्यू ऑफ A सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर विल बी कांस्टेंट। अब आपसे ये पूछा गया, पहली बात ये है कि यहाँ जो आपको ये मीडियम दिख रहा है ना, जिसको मैं अभी आपको ये थोड़ा सा हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये जो मीडियम, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू a बाई आर। और आपसे पूछा गया कि कैपिटल A का क्या वैल्यू हो कि इनर शेल, ये जो इनर शेल है इसकी सरफेस से लेकर आउटर शेल की सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कांस्टेंट मिला, तो A का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये आपसे सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले क्या हम ये जो स्पेस दिया गया है बिटवीन A एंड B, क्या यहां पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या यहां पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, तो अगर मैं ये मानता हूं, मैं इस मीडियम को वापस से एक बार रब करता हूं या एक अलग से डायग्राम बना देते हैं, हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो है आउटर शेल और ये हमने कंसीडर किया इनर शेल, ठीक है। और यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस पर आपने एक एलिमेंटल शेल कंसीडर कर लिया। इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है आर और इसकी थिकनेस कितनी है डी आर, ठीक है। क्या इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट हमने लिया, क्या इस एलिमेंट का चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है, एलिमेंटल चार्ज। एलिमेंटल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं रो मल्टीप्लाई बाय डीवी से। ध्यान से सुने, तो रो का वैल्यू है आपके पास a बाई आर और dv बनता है एलिमेंट, स्फीयर का एलिमेंट होता है होलो स्फीयर और होलो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो यहां से dq का वैल्यू आया, ध्यान से सुने, dq का वैल्यू आया a 4 पाई आर डी आर, ठीक। तो a से लेकर b तक, स्मॉल a से लेकर स्मॉल b तक टोटल चार्ज कितना कंटेंट होगा, क्या वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ध्यान से देखो,
बिल्कुल, हम क्या करें, इस आर डी आर को आप इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो क्या हमें कैपिटल क्यू का वैल्यू मिलेगा, जो चार्ज इन दोनों शेल के बीच के अंदर, इसको आप क्यू डैश बोल दें या क्यू एनक्लोज्ड बोल दें, ठीक है, क्योंकि क्यू हमें आपको दिया, क्यू आपको पहले भी दिया है सेंटर पे, ठीक। तो क्यू एनक्लोज्ड अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यू एनक्लोज्ड अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वैल्यू आपको मिलेगा A4 पाई, ये तो कांस्टेंट, आर डी आर, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों आपने पुट किया, कैलकुलेट किया, तो एनक्लोज चार्ज आपके पास आया 2A पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक बात। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप अलग अलग स्टडी करो। ए पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ए पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू चार्ज ही होगा जो सेंटर पे रखा है, यानी ए पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और बी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं, तो अगेन टोटल चार्ज आना चाहिए। टोटल चार्ज कितना है, सेंटर पे तो रखा है क्यू, सेंटर पे कहा कितना रखा है क्यू, और ये जो एनक्लोज चार्ज आपने लिखा है ये भी तो आएगा बाई बी स्क्वायर। और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इन दोनों का वैल्यू आना चाहिए सेम, यानी इनर शेल की सरफेस से आउटर शेल की इनर सरफेस तक जो फील्ड आपको मिल रहा है वो सेम वैल्यू का मिलना चाहिए। तो इन दोनों को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें, दोनों को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट किया गया, इक्वेट करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू प्लस 2A पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसको हम ऐसा करें अभी क्यू एनक्लोज की टर्म में लिख लेते हैं, क्यू एनक्लोज बाई बी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सिमिलर आनी चाहिए, तो के और के तो कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आपके पास बचा क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ये बात क्लियर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, बी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर प्लस 2 पाई ए, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको मिला। कैपिटल क्यू हमने अलग किया, कैपिटल क्यू, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई ए, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ बताएं, और यहाँ पर ए स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी कैंसिल आउट, और आपको यहां से कैपिटल ए का वैल्यू मिल जाएगा कि कैपिटल ए वैल्यू इज क्यू बाय 2 पाई ए स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्यू बाई 2 पाई ए स्क्वायर, क्यू बाई 2 पाई ए स्क्वायर। सो ऑप्शन डी यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए और आपकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाए। गुड लक, थैंक यू।